ओके। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चंस की, 30 क्वेश्चंस की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है वाटर कैन बी डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज ऑफ। ठीक है। तो इसका आंसर मुझे पता था उस टाइम पे, बाइपोलर इन नेचर होता है। ठीक है। लेकिन सम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वहाँ पे जो आपको जाके वहाँ पे छोड़ने ही होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई आइडिया लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो वहाँ पे छोड़ दो इस क्वेश्चन को। ठीक है। बट अब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 और कहता है बिस्फिनॉल ए बीपी इज कॉज ऑफ कंसर्न। सबसे पहले कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, वैसे उस टाइम पे ये न्यूज़ में था, अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा, छोड़ दो। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है। बट फिर भी आप 50-50 तक इस क्वेश्चन में कैसे पहुंच सकते हो। जैसे अगर आपने PYQs किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर दो सिमिलर ऑप्शंस दिए होते हैं यूपीएससी ने, तो आंसर हमेशा उसी में से होता है। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन टेट्रा फेथिलेट, ये दो ऐसे ऑप्शंस है जो सिमिलर है। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अलग है, तो ये गए। अब बचा इसमें से और इसमें से। ठीक है। तो अब इसमें से आंसर क्या होगा, वैसे इसका आंसर है ये। और ये क्वेश्चन ये यहाँ पे यूपीएससी ने ऑप्शन दिया था और 2022 में इसको क्वेश्चन बना के इसके बारे में स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछी थी। तो समझ रहे हो कि ऑप्शंस भी आपके कितने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब आपको हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यही होता है आपकी एनालिसिस का मतलब। सेम क्वेश्चन ये है ट्रिकोल्सन, बट ये उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था कि वो हार्मफुल क्यों माना जाता है। अब अगर नहीं पता वहाँ पे तो छोड़ दो। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का कोई मतलब नहीं होता। बट अब इसका आंसर क्या होता है वो सबको पता है कि यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइट हाउ डू सोडियम लैम्प डिफर फ्रॉम एलईडी। ठीक है। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस दिए हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे वो क्या कहते हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं। इनको छोड़ के नहीं आना है। क्यों नहीं छोड़ के आना है? क्योंकि अगर यूपीएससी ने एक टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करके पूछा और आपको पता है प्रेजेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, दैट मीन्स प्रेजेंट वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तभी उसने पास्ट वाली टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया है। तो अब यहाँ पे देख लो। ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे ही आपने ये ऑप्शंस देखे तो आपको पता चल गया इस तरीके के ऑप्शन जिसमें यूपीएससी ने दिया है 3 ओनली, 2 ओनली, 1 3, 1 2 3, ऑल ऑफ द अबाउ तो कभी नहीं होगा इसका आंसर। इसको आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट सेकंड देखो, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी। अगर सोडियम लाइफ लैम्प्स का टाइम पीरियड, लाइफ का जो स्पैम है वो ज़्यादा होता तो एलईडी की ज़रूरत क्यों पड़ती। तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। ठीक है। अब भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देखो सोडियम लैम्प इंट्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प। ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है कि 3 स्टेटमेंट तो ठीक है, अपने आप ही हो जाती है। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप एनवायरनमेंट जैसे क्वेश्चंस करने जा रहे हो, साइंस जैसे क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है कि अगर आपका ऑप्शन है कि आपको 1 ओनली में से चुनना है और 2 दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर है सीधा सी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी चीजें देखनी है ऑप्शन से कि यूपीएससी ने कैसे आपको ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी देखनी है कि उस ऑप्शन से आपने क्या सीखा है। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं आपके 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 3, तो पॉसिबिलिटी होती है कि 1 2 3 भी जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। बट ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो यूपीएससी आपसे कह रहा है ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसको बिंदास खत्म करो। अब है आपका 73 द टर्म एईसी टू टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो कोरोना के टाइम पे ये जो न्यूज़ बहुत न्यूज़ में था ये टॉपिक, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, आपका डिसीज से रिलेट ये हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम। क्वेश्चन नंबर 77 आपका क्या कहता है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन ना 1998 के क्वेश्चन का रिपीट है। एज इट इज क्वेश्चन है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ब्रिटिश मॉडल के बारे में डिफरेंस पूछा गया है। लेकिन उसमें क्या खास बात थी कि उसमें इस तरीके के 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है। लेकिन उन्हीं 4 ऑप्शन को अब इन 2 ऑप्शंस में मिला दिया गया है।
और तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जितने मैक्स आप पीछे जा सकते हो क्वेश्चन को पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हुए उतना पीछे आपको जाना चाहिए। पहला कहता है एज रिगार्ड लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, सोवरेन है, बिल्कुल है, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज लिमिटेड। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पीवाईक्यूज का पीछे वाला किया तो हम ये कहते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट है कनेक्टेड है एंड से बट से एज वेल एज से वेर एज से, तो हम उसको गलत मान के चलते हैं कि यूपीएससी ने मे बी उनको आपस में स्विच कर दिया होगा, बट वही ये पॉलिटी है और ये बेसिक है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं मान के चलनी है, जो आपको आते हैं उसको अपनी नॉलेज से ही सोल्व करो। वो तब की बात है जब आपको बिल्कुल नहीं आते या ऐसे टॉपिक आते हैं जो बिल्कुल हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो गई। इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूअलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाता है। अब इसको एनालाइज कैसे करना है, आपने देखा होगा यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है, जैसे इसी इसी में आगे क्वेश्चन आएगा जिसको मैं बताऊंगी कि वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, एक पेपर में भी जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर एनालाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ ध्यान दो कि एक पेपर में भी जो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं उनके भी फर्दर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्या निकल के आता है, दूसरा आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश मॉडल में और जो इंडियन मॉडल है उसमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह अमेरिका में भी पता होना चाहिए मोटा मोटा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी सिंगल बेंच है, डिविजनल बेंच कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी होती है। तो यूपीएससी अब आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस की ना यहाँ पे हिंट दे रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 80, ये यूपीएससी ने आपका क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर दिया था, आपका एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब एलिमिनेट नहीं कर रहा है, इसमें लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके इलेक्शन कमीशंस के बारे में यहाँ से पता होना चाहिए। लोकसभा में इलेक्शन का होते हैं तो कौन से मेंबर हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, या वो किस कौन कौन से मेंबर है जो लोकसभा के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर कि मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर लड़ सकता है, अगर एक मेंबर जीत गया है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें बोला है as per the existing rule, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many other constituencies, his or her party should bear the cost of bypass election। तो भाई उसकी पार्टी को क्यों करे, वो उसकी पार्टी क्यों करेगी, वो पर्टिकुलर बंदा करता है ना, तो यहाँ से तो ये चीज़ अपने आप ही गलत हो जाती है। ठीक है, पर ये है कि अब ये क्वेश्चन ये पूरा का पूरा देख लो, साथ ही साथ इसके साथ एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि उसमें भी इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स दिए गए हैं, आपकी पार्लियामेंट में इनकी क्या रूल्स दिए गए हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। Question number 78. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reforms and and promoting it। एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी ही जिम्मेदार होता है, बाकी सब ऑफिसर्स क्या करेंगे। ठीक है, ये तो गलत हो गई। दूसरा इन 1970, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आता किसके अंदर है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, ये सबको पता है। 1970 में ये बना था इसकी रिकमेंडेशन पे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, वैसे पॉलिटी में ना दोनों स्टेटमेंट गलत होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है राइट टू सिटी। राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूनाइटेड नेशन हैबिटेट मॉनिटर करता है। इसकी हर कंट्री में मॉनिटर करता है। देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है, ये करता है, पता नहीं करता है या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट गलत होती है। दूसरा कह रहा है वो हर कंट्री में करता है। हर कंट्री में कैसे कर सकते हो आप, उसके मतलब कि मॉनिटर करोगे कि वो अपने कमिटमेंट निभा रहा है नहीं निभा रहा है। अफगानिस्तान, सीरिया कैसे करोगे आप, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, चाइना नहीं कर सकते। तो ये गया, ये गया, ये गया। अब बचा 2 और 3। यहाँ से पता चला 3 तो ठीक है, 3 तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है इसका मतलब। ठीक है, और राइट टू सिटी गिव एवरी राइट, अगर सिटी का राइट है तो हर किसी को राइट मिलेगा पब्लिक स्पेस को करने का। वो प्राइवेट स्पेस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है वो पब्लिक स्पेस की, पब्लिक पार्टिसिपेशन की। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जाओ पब्लिक प्लेस को आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब 2 और 3 तीनों सही है। अब यहाँ से देख लो तीसरा भी क्या कह रहा है कि स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी के लिए, भले ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो। अब हम इसको अगर मान लो, अगर आपके रूल्स भले ही कुछ कहते हैं लेकिन आप इंडिया में भी लगा के चलो कि इतने सारे स्लिम्स ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती, ऑब्वियस सी बात है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई, अब पता होना चाहिए इसके बारे में।
क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है आपका, When a prisoner make out a sufficient case, पेरोल, उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत न्यूज़ में चली थी, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी क्या होती है, पेरोल क्या होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यानी यूपीएससी अब धीरे धीरे कोर पॉलिटी से स्विच हो रहा है, और जो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, जैसे समटाइम इसको आप लॉ से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है, पेरोल वगैरह क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, ये सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रही है आपके पेपर में। When a prisoners make out a sufficient case, payroll cannot be denied to such a prisoner. अगर उसने बताया मतलब एक प्रिजनर ने अगर एक सफिशिएंट मतलब वो दे दिया कि मेरे को इस चीज़ पे पेरोल चाहिए, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? पेरोल मांगना आपका फंडामेंटल राइट तो नहीं है, तो ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे या ना दो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज, बिल्कुल सीधी बात है। तो इससे यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ पे लिस्ट समझ में आई है कि लिस्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है समहाउ, कैसे न कैसे करके, कि वो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 के बारे में पूछ रहा है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब देखो वो आगे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बोला है कि कौन सी मिनिस्ट्री इंश्योर करती है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्राइब, हाँ सिंपल एक्ट के बारे में पूछा, ठीक है। तो आपको ये अब ये भी पता होना चाहिए। फिर देखो फिर से वही आ गया जुडिशियल कस्टडी। अब यहाँ पे देखो, जुडिशियल कस्टडी मीन एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नॉट इन द जेल। अब देखो, अगर जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब जजिस के सामने कोई केस आता है, आपको गुनहगार साबित कर दिया, मतलब आपको नहीं, किसी को भी गुनहगार साबित कर दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे पुलिस लॉकअप में नहीं रखते ना, उसको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जुडिशियल कस्टडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, दोनों ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, यहाँ जेल की बात कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है वो पुलिस स्टेशन में लोग कर देते हैं, तो भाई ये तो पुलिस कस्टडी होगी, ये जुडिशियल कस्टडी थोड़ी होगी। इसका मतलब ये क्या होगा, गलत। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Obvious सी बात है, तभी वो जुडिशियल कस्टडी है, कि अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो जेल के अंदर है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की परमिशन के उसको इंटेरोगेट नहीं कर सकता। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 85, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A legislation which confer on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the Constitution of India? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका, तो मैं इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ, ठीक है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो देखो उसका संबंध तो वो किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, ठीक है। ओके, आई थिंक हिंदी वालों को भी समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, आर्टिकल में 28 की बात लेके चलो, तो आर्टिकल 28 किसी एग्जीक्यूटिव या किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता। आर्टिकल 28 इज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल, मतलब तुम्हारे रिलीजियस राइट से रिलेट करता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। आर्टिकल 32, उस टाइम पे बहुत बच्चों ने 32 लगाया था, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 आपका किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड है, कि सुप्रीम कोर्ट को रीट इशू करने की शक्ति है। तो ये भाई ये भी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, ठीक है। आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, डीपीएसपी है, इससे भी कोई अथॉरिटी नहीं मिलती है, तो बचा गया आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। अब आपको ये सारे आर्टिकल पता होने चाहिए, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, 44, 14, और फंडामेंटल राइट डीपीएसपी तो ऐसे हैं जिसके हर आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी क्लोजेस, सब क्लोजेस प्लस आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो अब इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट, हम फेडरल हैं करेक्टर में, तो फेडरलिज्म के फीचर बताने हैं हमारे, क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल ठीक है, ओके। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, क्या ऐसा है हमारे में? अगर मैं आपके लिए हिंदी में इसको पढ़ूं तो देखो क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये तो सही है। संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर मतलब ये चीज आप देख पाओ तो क्या हिंदी है इसकी, संघटक इकाई दिख रहा है,
तो थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में करें तो हम ज़्यादा सही रहेगा आपको, ठीक है। ये फेडरल, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं रीजनल पार्टीज के, हो सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रीजनल पार्टीज के, बताओ हो सकते हैं, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ तो होते हैं, लेकिन फेडरल करेक्टर क्या करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये सेम क्वेश्चन भी इसी पेपर में रिपीट होएगा, अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो दो होंगे, अब देखना। तो इसका मतलब क्या है, फेडरल करेक्टर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर की, इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी तभी वो काम कर सकती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ओके। अगर ये गलत हो जाती तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगी, पर थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी करना चाहिए ना खुद से। विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग, इंडियन जुडिशरी के बारे में बताना, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये चीज ध्यान देनी है, वैसे ये स्टेटमेंट सही है, बट यूपीएससी यहाँ विद की बजाय विदाउट भी तो लिख सकता था, विदाउट प्रायर परमिशन, तो वो गलत हो जाती। तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है कि जब आप एनालाइज कर रहे हो, अगर आप एनालाइज कर रहे हो अभी से एनालाइज करते जाओगे, एक एक वर्ड को ध्यान देते जाओगे, तो जब आप फाइनल अपना प्रीलिम्स का पेपर दोगे तो उस टाइम आपका माइंड ना खुद उन वर्ड्स को ढूंढने लग जाएगा और पेपर आपके लिए ईजी हो जाता है। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है और आपके हाई कोर्ट को अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर बिल्कुल नहीं है। भाई हाई कोर्ट अगर अपने जजमेंट को रिव्यू करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा फिर, सुप्रीम कोर्ट का काम है ना हाई कोर्ट की गलतियां सुधारने का। ये बहुत सारे बच्चों ने सही माना था, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक्ट करते हैं एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि दोनों के दिए गए जजमेंट उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे अप्लाई होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह आपके हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपने जजमेंट को रिव्यू करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर कुछ नहीं करेगा। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब देखो इसमें क्या है, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल, ये तो सही बात है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे सिटीजनशिप वाले से आया क्वेश्चन जो आपके आर्टिकल नंबर 5 से 11 आते हैं पार्ट 2, बट बहुत रेयर आते हैं और ये इजीली हो जाता है अगर किसी ने वो भी नहीं पढ़ा तो। ये सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बी द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है आपका सबसे पहले, प्रेसिडेंट। ये सिटीजन बाय बर्थ ओनली होगा, नहीं, हमारे पे सिर्फ सिटीजन होना चाहिए, बर्थ ओनली होगा कहाँ पे, अमेरिका में। तो ये कंपैरिजन भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की है, तो अमेरिका की है, ठीक है। तो दूसरी गई, दूसरी गई, दूसरी गई, ओके। ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, की चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको सिटीजनशिप से मना नहीं करोगे, क्यों नहीं मना करेंगे, उसने हमारे लिए ऐसा क्या कर दिया भाई। तो हम जाएंगे सीधा कहाँ पे, वन ऑप्शन। अब देखो स्टेट की डेफिनेशन क्या है, कि इसमें आपकी क्या है, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले हम वो देखते हैं जो मैं कह रही थी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी, में बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी क्या है, कमिटेड जुडिशरी, बहुत बच्चों ने लगाया था कि जुडिशरी कमिटेड है, ये बेस्ट सेफ गार्ड है लिबरल डेमोक्रेसी का, ठीक है, हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी तो कभी भी लिबर्टी का सेफ गार्ड नहीं होगा, गलत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जरूरी थोड़ी है। सेपरेशन ऑफ पावर, अब ये क्या है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सेपरेशन ऑफ पावर, आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी जुडिशरी, आपकी लेजिस्लेचर, तीनों की तीनों अलग हैं, तीनों अलग हैं, इसलिए ही आपकी जुडिशरी जो है, कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, कमिटेड जुडिशरी वो गवर्नमेंट के लिए भी तो हो सकती है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर में ये इंश्योर किया गया है कि आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम कर सकती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करेगी तभी वो लिबर्टी को सेव करेगी, इसका मतलब आंसर क्या है, डी। और अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या, फेडरल नेचर, फेडरल में क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द सेफ गार्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से होती है, सेपरेशन ऑफ पावर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझ में आ गया। ये 86 क्वेश्चन है, वो 90 क्वेश्चन है, और यही एनालाइज करते हुए चीजों को ध्यान देना है, ओके। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट तो है नहीं, हम कैसे माने कि ये क्वेश्चन सेम है, तो भाई फिर वो उसका मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकती एटलीस्ट।
क्वेश्चन नंबर 87 में देख लेते हैं, स्टेट के बारे में पूछा गया। अब स्टेट की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे कि मान लो स्टेट का पर्टिकुलर वो किसी टेरिटरी में रहते हैं, पॉपुलेशन होती है वहाँ पे, सोवरेनिटी उनके पास होती है, एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी होती है, ये पता होना चाहिए। अब देखो, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन है, ठीक है, ओके, परमानेंटली ऑक्यूपाई करते एक डेफिनेट टेरिटरी भी है, यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंट्रोल से, इसका मतलब वो सोवरेन हो गई, और पोजेस करते एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ये ठीक लग रहा है, ओके, इसको रखो कि ये ठीक लग रहा है, ओके। एक politically organized people of definite territory and possess an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of substance। इसमें कहाँ पे आपकी वो कहा गया है कि वो कह रहा है कि एक अथॉरिटी है उनको गवर्न करने की, बट सोवरेनिटी इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो दिया ही नहीं हुआ, एक खत्म। A number of people who have been living in a definite territory for a very long time, very long time कितना, और जिनका अपना कोई कल्चर ट्रेडिशन गवर्नमेंट, ऐसा थोड़ी होता है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वो रह रहे थे। हाँ जी, क्या चीज, एक सेकेंड, तो देखो ये भी नहीं हो सकता। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एक सेकेंड, मैं 2 मिनट में आऊँ, ठीक है, ओके, ठीक है। इस सोसाइटी परमानेंटली, एक सोसाइटी है permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary। ये भी स्टेट की डेफिनेशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा सही डेफिनेशन कौन सी है, ये, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टेट के चारों एलिमेंट है, अदरवाइज आपकी कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहाँ पे क्या है, वॉयलेट करता है किसको, डीपीएसपी को, तो डीपीएसपी, ठीक है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम से भी नहीं होगा, वेलफेयर से नहीं होगा, इक्वालिटी से नहीं होगा, किस पे जाएगा, डीपीएसपी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, वो आपकी कहाँ पे दिया गया, डीपीएसपी पे दिया गया। अब आता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये भी सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है यहीं से, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं कहाँ पे, ओके, ये तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है वो जो रिपीट हुआ, कैसे, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटिश डेमोक्रेसी के बारे में पूछा, और पहले ही बोल रहा है कि हमारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है सुप्रीम है, लेकिन इंडिया की जो पार्लियामेंट की पावर है लेजिस्लेट करने की वो लिमिटेड है, ठीक है, ये दिख रही है स्टेटमेंट, ओके। नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, देखो वहां पे क्या कहा था कि हमारी पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, क्यों, यूनिटरी स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होती। हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की गारंटी थोड़ी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर, तो ये भी गया। एक गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर वहां से आपने देखा होता कि आपकी पार्लियामेंट की पावर लिमिट की गई है, तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि लिमिट की गई है, लिमिट की गई है उनकी पावर को, यही आंसर हो गया। यानी कि सेम पेपर के अंदर भी आपके दो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि रिपीट नहीं होते। वट इज द पोजिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, राइट टू प्रॉपर्टी की पोजिशन क्या है, फंडामेंटल राइट तो था ही नहीं वो, अब ना फंडामेंटल राइट है ना लीगल राइट है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है नाउ इज इन आर्टिकल 300A, तो क्या है वो लीगल राइट है, बिल्कुल है। क्या अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है, नहीं, तो लीगल राइट है, प्रॉपर्टी का राइट किसी भी पर्सन को दिया गया है। वो 95 विद रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म बताया गया है, हलबाई हो और कोई किसके लिए है, तो हो तो सबको पता था कि ट्राइबल लैंग्वेज है उस टाइम पे, तो अब आपको पता होना चाहिए क्या कि हलबाई हो और कोई, ये तीनों क्या है आपकी ट्राइबल लैंग्वेज, सॉरी ट्राइबल क्या है लैंग्वेज है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 93 कि 26 जनवरी 1950 को हमारा एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, तो हम क्या थे, सोवरेन थे, डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे, और आज के टाइम पे देखें तो हम क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए।
कंसिडर द, अच्छा दो चीजें और आती है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, कब इनेक्ट किया गया था, और एक आपको पता होना चाहिए कब कमेंसमेंट की गई थी, दोनों की तारीख अलग होती है। 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था। 96 भारत रत्न अवार्ड के बारे में, पद्म अवार्ड के बारे में पूछ रहा है, बेसिकली आपसे आर्टिकल 18 के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उसने करेक्ट नहीं पूछा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 1 2 एंड 3। ओके, देखो ये क्या कर रहा है, भारत रत्न अवार्ड और पद्म अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं नहीं है टाइटल, तो पहले स्टेटमेंट गलत है। पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 में शुरू हुआ था और उसको सिर्फ एक बार सस्पेंड किया है, अगर एक से ज्यादा बार किया होगा तो आपको नहीं पता। वैसे बहुत करंट अफेयर्स में भी रहता है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट फिर भी हमें नहीं पता कि उसको एक बार किया नहीं किया, ये फैक्ट है, पूरी तरीके से फैक्ट है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ ईयर, मैक्सिमम ये 3 लोगों को दिया जाता है, ये पता था, बट फिर भी नहीं पता, तो मैक्सिमम इसने बोल दिया रेस्ट्रिक्टेड है, फिर मैक्सिमम है 5 लोगों को, तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो ये भी गलत है, यानी तीनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस में ना आपकी नन ऑफ द अबव होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। Question number 97. The United Nations Capital Development Fund or Arbor Day Foundation has recently recognized Hyderabad as a 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इसमें फिर से दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है तो गलत लगा के चलेंगे। फिर हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ए ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो। अब हैदराबाद भी यहाँ पे देखा जाए तो फैक्ट है, पर ये स्टेटमेंट सही है, क्यों है, क्योंकि पहले ऑप्शन में भी आपको हैदराबाद के बारे में बता दिया है और दूसरा फिर से हैदराबाद के बारे में कह रहा है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाओगे तो आपको उनसे पता चलता रहेगा कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। 99 में कहा है आपको कि 32nd समर ओलंपिक के बारे में वो बात कर रहा है कि एक ऑफिशियल मोटो है इसका, क्या, ए न्यू वर्ल्ड, हमें नहीं पता बट फैक्ट है, मान के चलेंगे ये गलत है। फिर ये सारे उसमें इंक्लूड किए हैं, जब मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, जब सिंगल फैक्ट होते हैं तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मल्टीपल फैक्ट होते हैं तो गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो ये है बी। अब ये ना पॉलिटिक आंसर है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर ये ठीक है, वो आपका गलत है, ऐसे ही लगा के चलना है। अब समटाइम मैं आपको कहती हूँ मल्टीपल फैक्ट जो होते हैं वो ठीक होते हैं, समटाइम मैं उनको गलत करती हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उस पे वो चीजें डिपेंड करती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड का अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, देखो ऑल ऑफ द वो तो होगा ही नहीं, 3 दिए उसने बोला है, ठीक है। देखो इसमें कहा है कि वो पहला विनर है, हमें नहीं पता, होगा, फैक्ट है, ठीक है। इसमें कहा है कि इसमें भी देखो इसने कहा है रोजर फेडरर को मैक्सिमम टाइम मिले हैं, और लड़के जो मोस्टली स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं तो उनको तो मे भी बहुत थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन पता है कि रोजर फेडरर को इतने अवार्ड मिल चुके हैं इस टाइम पे एज कम्पेयर टू द अदर, ठीक है। पर देखा जाए तो ये भी फैक्ट है, दोनों फैक्ट है, ओके, ठीक है। पर गलत तो दोनों नहीं हो सकते क्योंकि इसमें टू ओनली ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ओके। इसका मतलब ये है कि ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, ओके। सेकंड देखो, सेकंड में कहा है द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर सो फॉर। फॉर्मूला 1 वाले क्या होते हैं, फॉर्मूला 1 वाले रेसर होते हैं, इसका मतलब क्या है, वर्ड्स पे ध्यान देना है, गलत 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 गलत। और मोस्टली बाय, इसका मतलब फिर वो वाली चीज होगी कि ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों साथ में दिए हुए हैं, ये वाली चीज क्या होगी, रिसीव किया मोस्टली बाय फॉर्मूला 1 प्लेयर, पहले तो वो रेसर वाला गलत हो जाता है, और जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो इसका मतलब सीधा सा आंसर 1 and 3 आ जाता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के बारे में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। लड़के हैं, मैच देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हमारे जैसे लोगों को भी होता है ना। देखो, द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस दे वोन। फाइनलिस्ट नंबर ऑफ मैचेस से डिसाइड होते हैं कि किसी ने कितने ज्यादा मैचेस जीते, नंबर ऑफ मैचेस नहीं। आपकी जो भी आपकी वो जिसको बोलते हैं ना कि जो भी आपके अंक तालिका में आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो वो नंबर ऑफ मैचेस पे नहीं डिपेंड करता, वो आपको पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपके कितने पॉइंट्स, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वही नंबर 1 पे माने जाते हैं, भले उसने मैच कम जीते हो, क्योंकि वो तुम कितने
डिफरेंस से मैच जीत रहे हो, और सारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं कि जो तुम्हारे पॉइंट होते हैं। अब सेकंड बोला है, द सॉरी, न्यूजीलैंड वाज रैंक अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट बी वन मोर मैचेस, उसने फिर से मैच बनाया है, तो यहाँ पे मैचेस नहीं। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से आगे होगा भी तो वो मैचेस पे नहीं होगा, वो पॉइंट्स पे होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट है आपकी डी यानी गलत है। इसका मतलब ये है कि आपका हर एक वर्ड जो है वो मायने रखता है कि क्या आपका वर्ड है क्या नहीं है। जब आप पेपर देने जाओगे 2024 का, ट्रस्ट में आप हर वर्ड पे निगाह नहीं रख सकते वहाँ पे। उसके लिए आपको अपना एप्टीट्यूड अभी से डेवलप करना होगा, और जिसके लिए ज़रूरी है आपके PYQs को एनालिसिस करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।